आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का महामैराथन देखने वाले हैं, जिसमें हम 500 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक का जो है निचोड़ है, और साथ ही इसमें वो भी प्रश्न शामिल हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। यदि हमारा यह सेशन आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वैदिक काल में पनी का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आगे है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द दुहिता का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? तो दुहिता का शब्दार्थिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाला। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। साथ ही भारत में जो है वेदों की संख्या जो है 4 है और ऋग्वेद जो है पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्रु कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। साथ ही ऋग्वेद के जो है तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। तो वहीं पे 9वें मंडल में जो है सोम देवता की चर्चा है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्थ वर्णीय जो है वर्ण व्यवस्था की जो है चर्चा की गई है। आगे है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुर्गन थे। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में संकेतित सिक्कों का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कांस्य धातु का सिक्कों का प्रचलन किया गया था। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के सबसे शिक्षित शासक थे और इनके द्वारा राजधानी को जो है दिल्ली से हटाकर दौलताबाद जो है ले जाया गया था। आगे है, गुजरात को जीतकर किसने उससे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को जीत करके दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे या खिलजी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। आगे है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो को कव्वाली गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली में हुआ था, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। मगहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो यह वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ध्यान रखें, अकबरनामा जो है यह 3 भागों में विभाजित है और इसके तीसरे भाग को आइन ए अकबरी कहा जाता है। साथ ही आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। साथ ही पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पातशाहनामा की रचना जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। आगे है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी थी। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है यह औरंगजेब के समय में हुई थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने की थी? तो यह मार्को पोलो ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया था। मार्को पोलो वेनिस के यात्री थे। अगला प्रश्न है, आगे है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। आगे है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश जो है यह हर्यक वंश था। हर्यक वंश के इसे आप एक ट्रिक है, इससे आप याद रखेंगे, हसन ट्रिक है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। इन तीनों वंशों ने शासन किया मौर्य साम्राज्य से पूर्व। आगे है, बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध धर्मावलंबी क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्मावलंबी महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। आगे है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसे अमीर ए आखुर कहा जाता था। आगे है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रथा को जो है यह गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है जफरनामा नामक जो है किताब भी लिखा गया था फारसी में, इसे आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आगे है, विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक थे। तो विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। हमारा अब अगला प्रश्न है,
प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है यह 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। ध्यान रखें, बाबर के द्वारा भारत में जो है 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जिनमें पहला था पानीपत का युद्ध 1526 में, दूसरा था खानवा का युद्ध 27 में, तीसरा था चंदेरी का युद्ध 28 में और चौथा आपका घाघरा का युद्ध था 1529 ईस्वी में। आप इन चारों युद्ध को ध्यान रखेंगे। आगे है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक बिजाले था। आगे है आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो यह शाहजहां के द्वारा आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया गया था। आगे है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होता है और महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। आगे है इतरे ब्राह्मण किस वेद का है? तो इतरे ब्राह्मण जो है यह ऋग वेद का है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ऋग वेद के 2 ब्राह्मण हैं, पहला है इतरे ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो वहीं पे जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो यह हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। आगे है उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति हैं। अगला प्रश्न है नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा जो है इस पद का सृजन किया गया था। आगे है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम कहा जाता था। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सेना विभाग के प्रधान को मुगल काल में जो है यह मीर बख्शी कहा जाता था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया? तो यह मीर कासिम के द्वारा जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाया गया था। आगे है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई थी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? यह अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है यह समुद्रगुप्त का है। साथ ही जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन का है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि जूनागढ़ जो अभिलेख है यह संस्कृत में लिखा हुआ भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है और भीतरी स्तंभ लेख जो है यह स्कंदगुप्त का है। आगे है गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज जो है यह 7 वर्गों में बटा था। आप इन 7 वर्गों का ध्यान रखेंगे। पहला वर्ग था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा सैनिक, चौथा चरवाहे, 5वां शिल्पी, 6ठा न्याय अधिकारी और 7वां पार्षद था। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी जो है यह मथुरा थी। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और कनिष्क के द्वारा जो है 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी और भारत सरकार की जो कैलेंडर है इसी शक संवत पे आधारित है। अगला प्रश्न है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है यह पल्लव वंश का शासक था और इनकी राजधानी जो है कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो यह लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में स्वीकार की गई थी। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेटिक जो है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का जो है यह प्रथम गवर्नर जनरल था। साथ ही इसी के कार्यकाल में जो है ठगी प्रथा की समाप्ति की गई थी और सती प्रथा को भी इन्हीं के काल में प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह औरंगजेब के द्वारा जो है कराया गया था। अगला है सांची का स्तूप किस
वंश के काल में बनवाया गया? तो सांची का स्तूप जो है मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। आगे है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश के द्वारा जो है सत्ता हत्या करके हथियाई गई थी और इनका भी अंत उसी प्रकार से हुआ। हमारा अब अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अली नगर की संधि की थी। अली नगर की संधि जो है यह फरवरी 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें है? तो यह चेम्स फूड सुधार में जो है इसकी स्थापना का जो है सुझाव है। आगे है, धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की गई थी और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ ही इनके द्वारा रफ्त गुफ्तार भी जो है पुस्तकें लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो किले की सेना के खर्च के लिए जो है निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को क्या कहलाती थी? तो प्रांत की सेना जो है यह हस्मे अतराफ कहलाती थी। आप ध्यान रखेंगे। आगे है, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो यह नागभट्ट ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोका। इसका विवरण ग्वालियर अभिलेख में है। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि मंदसौर अभिलेख जो है यह यशोवर्मन का है। साथ ही हाथी गुफा अभिलेख जो है यह कलिंग के शासक खारवेल का है। अगला प्रश्न है महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ विचार विमर्श जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह के शासनकाल में बहमनी की राजधानी जो है गुलबर्गा से बीदर हो गई। आगे है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो जब सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया तो उस समय वहां के शासक भीम प्रथम थे। मोहम्मद गजनवी ने जो है भारत पे 17 बार कुल आक्रमण किया था। आगे है, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने की? तो फुतूह उस सलातीन की रचना ईसामी के द्वारा 1350 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो यह नागनिका के द्वारा जो है किया गया था। आप ध्यान रखें, सातकर्णी जो थे यह सातवाहन वंश के शासक थे। आगे है, हाल ने गथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की किस भाषा में की? तो हाल ने गथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में की थी। अब ध्यान रखें, इसकी रचना सातवाहन वंश के शासन के समय हुआ था और सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। आगे है, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक महोत्सव किया करता था? तो यह हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। आगे है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो यह नागर शैली में निर्मित हैं। आप ध्यान रखें कि मंदिर निर्माण की 3 शैली है। उत्तर भारत की शैली को हम नागर शैली कहते हैं, मध्य भारत की शैली को हम बेसर शैली कहते हैं और दक्षिण भारत की शैली को हम द्रविड़ शैली कहते हैं। आगे है, संगम युगीन ग्रंथ तोल्कापियम किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियन नामक जो है पुस्तक है। हमारा अब अगला प्रश्न है, आगे है, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह माखली के गोसाल थे, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक जो यह पूरन कश्यप थे। अक्रियावादी जो है संप्रदाय के संस्थापक। आगे है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉयलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? यह 1919 में लागू हुआ था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है यह
58 ईस्वी पूर्व में लागू हुआ था और शक संवत जो है 78 ईस्वी में लागू हुआ था। साथ ही गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। बनावली जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो स्थल है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि बनावली की खोज जो है यह R.S. बिस्ट के द्वारा जो है 1973 और 74 ईस्वी में की गई थी। हमारा अब अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शैल्य चिकित्सा का निश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है और यहाँ से अलंकृत ईंटें, साथ ही युगल सौधान, अग्निकुंड आदि जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा की खोज B.K. थापड़ के द्वारा जो है 1953 ईस्वी में की गई थी और कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों, यदि हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। आगे है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो कौशल देश में जो है प्रसेनजीत नामक राजा जो है राज्य करते थे। आगे है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग जो थे यह इनके द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी और शिशुनाग के द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाया गया था। लेकिन बाद में उनके पुत्र कालाशोक के द्वारा राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र लाया गया। तो आप यह भी ध्यान रखें कि इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया? तो यह औरंगजेब ने जो है अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। आगे है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन हैं? तो यह उस्ताद मंसूर जो है बाज के चित्रकार हैं। आगे है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? तो यह भास्कराचार्य जो है सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो यह माघ की कृति है शिशुपाल वध। आगे है, स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो स्यादवाद शब्द जो है यह जैन धर्म से संबंधित है और इसका अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। आगे है, अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक जो है यह मीर अब्दुल लतीफ थे। आगे है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? तो यह मीर जुमला ने जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट की थी और इसी कोहिनूर हीरे को जो है 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह के द्वारा जो है ईरान लेकर चला गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाक बिराए की पट्टी किसको दी थी? तो यह पंडित जगन्नाथ को दी थी। आप ध्यान रखेंगे। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। अकबर के समय में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। हुमायूं का मकबरा वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। आगे है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो यह औरंगजेब शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमृत शुंग के द्वारा मगध पे शुंग वंश की स्थापना की गई थी। आगे है, हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई? तो यह पुलकेशिनी द्वितीय के हाथों से हर्ष की पराजय हुई। आगे है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो यह कश्मीर का शासक था। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि रानी दिंदा भी जो थी यह कश्मीर की शासक थी। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। आगे है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो दक्षिण में बहमनी राज्य के विघटन के बाद 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ।
आगे है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को कर से मुक्त रखा गया था। तो विजयनगर के शासनकाल में विवाह कर लिया जाता था, साथ ही विधवा पुनर्विवाह को कर से मुक्त रखा गया था। आगे है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे। तो यह कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। आगे है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था। तो मीर बख्शी जो था यह सैनिक विभाग की देखरेख करता था। आगे है त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की। तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। हमारा अब अगला प्रश्न है, आगे है ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है। तो यह इंद्र को हिरण्य मर्म की उपाधि दी गई है। आगे है यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है। तो यह कठो उपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी है। आगे है कौटिल्य कहाँ के ब्राह्मण थे। तो कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे और कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी जो राजनीति से संबंधित था। आगे है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो यह चंद्रगुप्त शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करता है कौमुदी महोत्सव पुस्तक है। आगे है कलहन की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है। तो यह जय सिंह है। आप ध्यान रखें कि राज तरंगिणी के लेखक कलहन है और यह पहला पुस्तक है जिसमें इतिहास को संस्कृत में लिखा गया है। अगला है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है। तो कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में है और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन के द्वारा ही रखा गया था और इसे हातिम द्वितीय और लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है। आगे है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्कों को। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं। तो यह रजमनामा में जो है दशवंत के चित्र जो है मिलते हैं। आगे है संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक भृंगुवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो क्षणिकवाद नामक विचार को महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। साथ ही इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि सारनाथ जिसे मृगदाब भी कहते हैं में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया। तो यह मीर बकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की। तो टोडरमल जो है यह भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है बल्कि यह लाहौर में है पाकिस्तान में। इसके अतिरिक्त 2 और मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत में नहीं है। एक है बाबर और दूसरे हैं बहादुर शाह जफर। बाबर का मकबरा काबुल में है तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा म्यांमार में है। हमारा अब अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो यह 712 ईस्वी में हुई थी और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही लगाया गया था। आगे है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो यह उत्तवी मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत में अलबरूनी आए हुए थे जिनके द्वारा किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आगे है पुलकेशिनी द्वितीय की राजधानी वातापी थी। आगे है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की। तो यह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो है यह बिहार और बंगाल पे विजय प्राप्त की थी। साथ ही बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। आगे है अंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने बिन कंटक स्वामी की उपाधि धारण की। तो बिन कंटक स्वामी की उपाधि जो है यह सतवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा धारण की गई थी। किस मस्जिद में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। तो यह देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहले उदाहरण मिलता है और इस दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासन के समय किया गया था। आगे है बौद्ध धर्म
कि किस संगति में बौद्ध धर्म दो भाग, प्रथम हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया। तो यह चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। इस बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। आगे है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? तो यह धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, गुप्त वंश का कौन सा शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह देवराज देवगुप्त, साथ ही विक्रमादित्य की उपाधि भी इसने धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया? तो यह सिकंदर शाह लोधी के द्वारा गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया गया था। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, हमारा यह सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अब अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सदगा क्या था? तो सदगा एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसके अलावा जजिया, जकात, खुम्स, खराज आदि कर भी सल्तनत काल के समय लगाए जाते थे और इस सल्तनत काल में सबसे अधिक कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर की दर थी। उनके 1/2 यानी 50% कर का दर था। आगे है, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की? तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। आगे है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल फजल किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार में थे? तो यह जहांगीर के समय में थे। आगे है, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में अरिकामेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडु बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में पेडॉक नाम से संबोधित किया गया है। हमारा अब अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह महात्मा बुद्ध की मौसी थी, उनका नाम था गौतमी प्रजापति। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो यह भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। आगे है, किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो यह हाल के द्वारा किया गया था। आगे है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और यह राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अगला है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो यह चौसा के युद्ध जीतने के बाद जो है स्थापना की। यह युद्ध जो है यह 1539 ईस्वी में हुआ था। साथ ही आगे चल करके 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच। इसे हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसी युद्ध के द्वारा शेर शाह को दिल्ली में स्थायित्व प्राप्त हुआ था। हमारा अब अगला प्रश्न है आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है आलमगीर टीला। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे पूर्वी विस्तार है जो हिंडन नदी के तट पे आलमगीर स्थित है। आगे है, यहुर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह पुलकेशिनी द्वितीय से संबंधित है। आगे है, तुल्कापियम किस युग की महान कृति है? तो यह संगम युग की महान कृति है। संगम युग में 3 शासक थे, चोल, चेर और पांडे। आगे है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था, यह हरिसेन थे। आगे है, किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। साथ ही जहांदार शाह को लंपट मुर्ग के नाम से जाना जाता है और फारुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। आगे है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी जो म्यांमार देश में वर्तमान में स्थित है। प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को बलि कहा जाता था। आगे है, संगम युग का ग्रंथ है मणि मेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो मणि मेखले जो है यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है।
आगे है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। साथ ही ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, इस घटना को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। साथ ही बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपना वृद्ध अवस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? तो यह दिव्य वदान के अनुसार। आगे है, चालीसा यानी कि 40 अमीरों का यह एक समूह था। तो चालीसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो चालीसा दल को जड़ मूल से विनाश बलबन ने किया था और इसकी शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश को हम दासों का दास कहते हैं। हमारा अब अगला प्रश्न है, आगे है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर के संस्थापक मोहम्मद अली कुतुब शाह थे। आगे है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली अदील शाह के साथ हुआ था चांद बीबी का विवाह। आगे है, प्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। आप ध्यान रखेंगे, तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। आगे है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को हम उद्ग्राता कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि सामवेद जो है यह वेद त्रय में शामिल है। वेद त्रय में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। आगे है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। आगे है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। आगे है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो 1765 में हुई थी, तो बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। शाह आलम द्वितीय का एक और नाम था अली गौहर और शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आगे है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया? तो दस्यु शब्द जो है यह अनार्यों के लिए आया है, यानी कि जो आर्य नहीं थे उनके लिए दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे है, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युग में साहित्य काव्य शैली में लिखी गई है। आगे है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र के सम्राट बिंबिसार थे। अगला है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। और ताराया के 2 युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो है भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया था। और यह जो 1027 में जो आक्रमण था यह जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। अगला है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो यह वकाटक के उत्तराधिकारी थे राष्ट्रकूट राजवंश। अगला है, मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। आगे है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो यह शैव मत के संरक्षक थे। आगे है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह घोड़े की अस्थि जो है हड़प्पा सभ्यता में यह सुट कोडदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकापियन का विषय है, तो यह व्याकरण विषय से संबंधित है। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। साथ ही सुदर्शन झील से संबंधित स्कंदगुप्त भी हैं और रुद्र दामन भी हैं और अशोक भी हैं। 4 शासक संबंधित हैं सुदर्शन झील से।
आगे है मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनिसियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो यह बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेख में देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है देवा नाम प्रिय या प्रियदर्शी। आगे है प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क किस देवता के लिए है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क मंदिर। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इस संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। इसमें सूत पीटक और विनय पीटक को संकलित किया गया था। आगे है मिलिंद पन्हो के पात्र हैं। तो मिलिंद पन्हो जो किताब है इसके दो पात्र हैं। पहला पात्र है बौद्ध भिक्षु नागसेन और दूसरा मिनांडर जिन्हें मिलिंद कहा गया है। अगला है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। आगे है कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तो कल्याणी के जो चालुक्य थे इनके सर्वाधिक प्रबल शत्रु तंजावुर के चोल शासक थे। चोलों की राजधानी जो थी यह तंजावुर थी और चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा जो है किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला प्रश्न है वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो यह बलबन कहता था। बलबन के द्वारा ही रक्त एवं लौ की नीति जो है अपनाई गई थी। साथ ही बलबन का मूल नाम उलुंग खा था। आगे है रजमनाम के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो यह महाभारत का अनुवाद किया गया था। आगे है ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है। तो यह सुक्ता गेंडोर है जो ईरान के सीमा से सटा हुआ है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी विस्तार है। अगला है नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। धौलावीरा से जो है जल प्रबंधन की तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिलता है। साथ ही धौलावीरा से एक स्टेडियम भी मिला हुआ है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। साथ ही अब अगला प्रश्न है खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार कर लिया? तो देवगिरी से खिलजी ने अपार संपत्ति प्राप्त की थी। आगे है जौनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस कारण धारण किया? तो जौनपुर में सरकी राजवंश था और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। तो वहाँ के शासकों ने सरकी की उपाधि धारण की। तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सर्क यानी पूर्व की स्वामी के उपाधि से अलंकृत किया था। यानी कि सरकी उपाधि इसलिए धारण करते थे कि यह उपाधि उन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया गया था। आगे है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। आगे है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो यह बहलोल लोदी थे। और दूसरे जो है दिल्ली पर बैठने वाले अफगान राजवंश यह शेर शाह सूरी थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्मेडा थे। अगला है प्रश्न है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला है छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। वहीं कन्नड़ भाषा के 8 महान कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी उनके भी दरबार में 9 रत्न रहते थे। आगे है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपत ब्राह्मण। आगे है बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद एक सूफी संत थे। आगे है साथ ही ध्यान रखेंगे कि बाबा फरीद जो थे इनके विचारों को जो है सिख
धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। आगे है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी और नूरजहां के द्वारा ही भारत में पहली बार पित्रादुरा जो है तकनीक का प्रयोग करवाया गया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? यह ख्रीज खां थे। आगे है, किस सूफी संत ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है, यह बात निजामुद्दीन औलिया ने कही थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला प्रश्न है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। आप ध्यान रखेंगे, मराठा साम्राज्य में जितनी भी महिलाएं थी उसमें सबसे योग्य महिला ताराबाई थी। आगे है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? तो यह मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध बाबर के समय, दूसरा अकबर के समय और तीसरा जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम जैन सभा यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इनके गुरु का नाम कौटिल्य था, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य भी हम कहते हैं। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें समानता किससे बनी थी? तो हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरों को हम सेल खड़ी से बने हुए हम पाते हैं। हमारा अब अगला प्रश्न है वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। आगे है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो यह इंद्र के स्तुति में सबसे अधिक मंत्र जो है लिखे गए हैं। आगे है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह उपनिषदों में वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है, 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो यह बंगाल में पड़ा हुआ था। आगे है, 1623 ईस्वी में शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। आप ध्यान रखेंगे। आगे है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो यह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब से हुआ था। हमारा अब अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रंगपुर का खोज जो है यह रंगनाथ राव के द्वारा जो है किया गया था 1953-54 ईस्वी में। हमारा अब अगला प्रश्न है वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो वैदिक युग में बैलगाड़ी को हम अनस कहते थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो भारत पर तुगलक वंश का शासक था और तैमूर के द्वारा जो है 1398 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो यह फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, फुतुहत ए फिरोज शाही। अगला है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय था। आगे है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया? तो यह पल्लव राजवंश के शासकों ने कराया था। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी और इनकी राजधानी जो है कांची या कांचीपुरम था। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से कर वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो यह नाम जो है बलि था। हमारा अब अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि का नाम अब्दुल रहीम खान खना था। इन्हीं के द्वारा जो है बाबर की आत्मकथा का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला है मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो उनका नाम था प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर जो है यह एक हिजरा था। यह गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। अगला है कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो
किसके बाद इस पद पे आए थे? तो लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे, और लॉर्ड मिंटो के ही शासनकाल के दौरान अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, और साथ ही इनके शासनकाल में 1813 का चार्टर एक्ट आया हुआ था, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का प्रबंध किया गया था। आगे है अस्थाई भू बंदोबस्त, यह लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। आगे है सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। हमारा अब अगला प्रश्न है अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा यह गौतम बुद्ध ने दी थी। अगला है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। आगे है सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया, और सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आगे है वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी था? तो यह लिच्छवी राज्य की राजधानी था। आगे है यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन है? तो वाजस्नेयी संहिता जो है यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता है। आगे है किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने की निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो यह प्लिनी ने दुख प्रकट किया था। अगला प्रश्न है भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया। तो खरोष्टी लिपि जो है यह ईरानियों ने भारत में प्रतिस्थापित किया था। गोधन को अनदा, वरदा, वंदा, सुखदा कहा गया। तो यह सूत निपात में जो है गोधन यानी कि गाय को अन्नदा, वन्यदा और सुखदा कहा गया है। आगे है चिरांग जो बिहार की वैशाली, चिरांग बिहार की वैशाली में है। चिरांग में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध है, तो यह लोहा से संबंधित है। काले व लाल मृदभांड जो चिरांग से प्राप्त हुआ है, चिरांद से, यह लोहा का बना हुआ है। अगला प्रश्न है संपन्न व धनी किसान को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो उन्हें बिलाम कहा गया है। अगला है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल दूध देने वाली गाय के लिए किया गया है। हमारा अब अगला प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? तो यह मानसिकी और गुजरा अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। आगे है देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवपतन और श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आगे है सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूर्य कोटदा से प्राप्त हुआ है। आगे है रंगीला के नाम से मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को जाना जाता था। आगे है चंदेल वंश के संस्थापक ननुक थे। मिद्र राक्षस पुस्तक की रचना जो है विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। आगे है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। यह झील जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे है प्रश्न है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है यह मथुरा कला में बनी हुई थी। आगे है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। अगला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो यह वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है। आगे है पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो यह द्रविड़ शैली के मंदिरों के खास अंग हैं। अगला है भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो यह कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। साथ ही कनिष्क जो थे इनके द्वारा जो है सिल्क मार्ग पे नियंत्रण स्थापित किया गया था। कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो भारत की महारानी की उपाधि 1877 ईस्वी में धारण की थी। हमारा अब अगला प्रश्न है कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था, एक टोपड़ा से और दूसरा मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। हमारा अब अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो यह बाजीराव प्रथम के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह वाजिद अली शाह था। अगला है हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और
पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में हुई है? तो यह पाशुपति शिव के रूप में हुई है। आगे है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो यह बृहदारण्य उपनिषद से पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मार्ग से कर वसूलने वाले अधिकारी को शुल्का अध्यक्ष कहा जाता था। आगे है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो है यह राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 ईस्वी में। तो वहीं पे हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। आगे है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता, यानी अकबर अपने पूरे जीवन काल में मेवाड़ पे अधिकार नहीं कर सका, तो इस काम को जहांगीर ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद हुआ करता था? तो यह शिवाजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया? तो यह मंसूर ने साइबेरियन सारस, इसके साथ ही बाज का भी चित्र बनाया था। हमारा अब अगला प्रश्न है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध बहमनी देश का शासक था। आगे है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। आगे है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो यह बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग की रचना की थी। आगे है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, यह किस भाषा का शब्द है? तो यवनिका का अर्थ होता है प्रदा, यह जो है यूनानी भाषा का शब्द है यवनिका। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़ों को छोम कहा जाता था, इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना कि यह क्या था? दीवान ए अर्ज जो है यह एक सैन्य विभाग था। साथ ही आप ध्यान रखेंगे बलबन के द्वारा जो है रक्त एवं लहू की नीति अपनाई गई थी। नौरोज त्यौहार प्रारंभ किया गया था। चालीसा दल को समाप्त किया गया था और उसके द्वारा सिजदा व पाबोश नामक प्रथा की भी शुरुआत की गई थी। आगे है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 में किस राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो यह बहमनी राज्य की स्थापना की थी। आगे है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कोलकाता पर कब्जा कर लिया? तो यह नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। आगे है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह दिल्ली में है। आगे है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ईरानी ग्रंथ है उसका नाम है जेंद अवेस्था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र या त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ थे। आगे है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य ने किया था। आगे है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि शाहजहां के पूर्व का नाम था खुर्रम। आगे है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह औरंगजेब को जाना जाता है। आगे है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद शाह को हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। हमारा अब अगला प्रश्न है, आगे है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। आगे है, सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो सूत पिटक जो है यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साथ ही आप यह भी ध्यान रखेंगे कि सूत पिटक में जो है बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि जैसे नामों से भी पुकारा गया है और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के समय की गई थी। आगे है, बुद्ध के 3 प्रमुख नाम कौन से हैं? तो 3 प्रमुख नाम है बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। आगे है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था?
तो यह हरिसेन थे। आगे है दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने हुआ था? तो यह इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ध्यान रखें, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इनके द्वारा राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है और इनकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। हमारा अब अगला प्रश्न है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है? तो यह अल बरूनी की कृति है। आगे है अकबर की भूराजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे टोडरमल। फिर है जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इत्माद उदौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो यह नूरजहां गुट के प्रमुख सदस्य थे। आगे है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में थे। हमारा अब अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस शासन के राज्यकाल में निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह आजाद शत्रु के शासनकाल में प्राप्त किया था। हमारा अब अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनापति कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राय भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टक्का और जीतल जारी किया था? तो चांदी का टक्का और तांबे का जीतल यह इल्तुतमिश ने जारी किया था। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में सुल्तान नहीं सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो ध्यान रखें, जो साइमन कमीशन था उसके 7 सदस्य थे। इन्हीं 7 सदस्यों में एक सदस्य थे क्लाइमेट एटली जो आगे चल कर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण, जिन्हें हम सूर्य मंदिर या तट मंदिर कहते हैं, किया गया? तो यह पल्लव वंश के समय में किया गया था। प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार व नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलवार जो थे यह विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के उपासक थे। आगे है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कराया गया था। आगे है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर आगरा शहर में रखा था। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो यह है ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। अगला है, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो यह कपालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं। अगला है हमारा अंतिम प्रश्न है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो यह मेयो देवता से की गई है। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का सेशन। हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आगे आपको किस विषय पे मैराथन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।